हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो सीटेट होना है 15 दिसंबर को, उसके लिए सीटेट पेपर 2 को पूरा कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग जो 6th क्लास की न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें एसएसटी को कवर कर रहे हैं। हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज ये हमारा तीसरा चैप्टर का सेकंड वीडियो है। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, 3rd चैप्टर, तो इस वजह से इसको हमने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करके कंप्लीट कराया है। एक पार्ट कल हो चुका है, आज ये उसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की अपनी वीडियो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी पे जो स्थल रूप हैं और उन पे जीवन, जिसमें हमने कल आपको बताया था कि 3 स्थल रूप हैं और वो कौन से हैं, वो हैं पर्वत, पठार और क्या थे, पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, हमने पर्वत को कल देख लिया था। आज हमें पठार और मैदान देखना है। पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, यहाँ पे किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और यहाँ पे लोगों की आजीविका का मुख्य सोर्स क्या है। ये सारी चीज़ें आज का जो मतलब कि हमारा वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट पूरे वर्ल्ड में, भारत देश में जो कुछ इम्पॉर्टेंट पठार हैं उन्हें भी हम आज जानेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी में सबसे पहले कुछ जो शब्दावलियां हैं वो बता दी जाती हैं ताकि आपको चैप्टर समझने में ईजी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आकस्मिक बाढ़ क्या होती है। यहाँ पे उसका चित्र भी दिखा दिया गया है, ये देख लीजिए। ये आकस्मिक बाढ़ के बारे में बताया गया है और उसका चित्र भी आपको दिखा दिया गया है। और आकस्मिक बाढ़ होता क्या है, तो किसी स्थान विशेष में अकस्मात मतलब होता है अचानक से अगर किसी भी पैसिफिक एरिया में क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए। बाढ़ क्या होता है, तो पानी एकाएक बहुत ज़्यादा अगर पानी की मात्रा बढ़ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाढ़। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि आकस्मिक बाढ़ क्या है, अचानक से बहुत ज़्यादा पानी किसी एक एरिया में अगर आ जाए तो हम उसे कहते हैं बाढ़ आ गई। और ये घटना अक्सर किसकी वजह से होती है, तो बादल फटने की वजह से होती है। और बादल फटना आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ उत्तराखंड वाले रीजन में हर साल ही लगभग न्यूज़ में आ जाती है। तो बादल फटने का मतलब है कि किसी एक स्थान पे अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा एक साथ बारिश हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि क्या हो गया, बादल फट गए। और उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। पानी हुआ, अगर अचानक से बहुत ज़्यादा पानी हुआ तो उससे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। तो वहाँ पे यही बताया गया है। और देखिए भूस्खलन क्या है, तो भूस्खलन को कुछ और नहीं है, जो पर्वत पे जो है ज़मीन है, यानी कि पर्वतीय जो भूखंड है, वहाँ पे एक बड़े भाग का या फिर एक चट्टान जो होती है उसका अकस्मात टूट करके नीचे गिर जाना, इसको हम कहते हैं भूस्खलन आ गया। फिर आप देखिए हिमधाव या एवलांस क्या है, तो पर्वत से अकस्मात अगर जो बर्फ़ है वो गिरना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि हिमधाव या एवलांस हुआ है। हिमपात अथवा चट्टानें टूटकर, जब हिमपात मतलब होता है बर्फ़बारी होना, तो बर्फ़ गिरने लगे या फिर वहाँ जो चट्टानें हैं वो गिरने लगे तो हम उस घटना को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हिमधाव या एवलांस। और ऐसा प्रायः कब होता है, जब हिम यानी कि जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट करती है तब इस तरह की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आगे देखिए बादल फटना क्या है, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो बादल फटना मैंने पहले ही बता दिया कि अचानक से बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो जाए कहीं पे। बस ये याद रखिएगा कि उसके साथ साथ तूफान भी आना चाहिए। तो चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आपको चित्र दिखा दिए गए हैं। ये वाला देखिए, ये अकस्मात जो है बाढ़ आ गई है यहाँ देखिए भूस्खलन हुआ है। और इसके साथ साथ आप यहाँ देखिए, कल मैंने आपको बताया था ना कि अक्सर देखने को मिलता है कि जो पर्वतीय एरिया है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए जाते हैं। तो जब इकट्ठे एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग मतलब पर्यटन के लिए चले जाते हैं तो वहाँ का जो पर्यावरण है वो काफ़ी मतलब प्रदूषित हो जाता है। और इधर देखिए इसके नीचे भी क्या दिखाया गया है, तो हिमधाव या एवलांस इसकी स्थिति दिखा दी गई है। आगे देखिए यहाँ पे भारी हिमपात हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ देखिए अचानक से बादल फट गए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश एक साथ हो गई है। और इधर देखिए मौसम ठंडा है, महिलाएं देखिए किस तरह से शॉल वगैरह ओढ़ के एकदम टुटरी बटरी सी जा रही हैं। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दिखा दिए हैं, बता दिए हैं दरअसल कि जो पर्वतीय जीवन होता है उसके कई सकारात्मक पक्ष होते हैं। और वो सकारात्मक पक्ष कैसे होते हैं, सकारात्मक ऐसे होते हैं कि आप देखेंगे वहाँ की जो वायु है वो काफ़ी शुद्ध होती है। वहाँ पे जो परिदृश्य यानी कि दृश्य देखने को मिलते हैं वो काफ़ी मनभावन होते हैं। और इसके साथ साथ
प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित होती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। अगर आपको फूल मिलेंगे तो उसके साथ कांटे तो अपने आप ही मिल जाएंगे। तो कुल मिला के जो पर्वतीय जीवन है वहाँ केवल अच्छाइयाँ ही नहीं हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। और बुराइयाँ क्या है? वही प्राकृतिक और मानव निर्मित बहुत कठिनाइयाँ। जैसे अचानक से अभी मैंने आपको बताया ना कि हिमस्खलन हो गया तो क्या हुआ, फिर उससे बहुत ज़्यादा हानि होगी। जो भी व्यक्ति होंगे हो सकता है कि वो बर्फ़ में दबकर मर जाएं। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अब चलिए ध्यान रखने वाला पॉइंट आया है, तो ध्यान रखने वाला जो भी पॉइंट है उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और वो कौन सा पॉइंट है ध्यान रखने वाला? तो चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF मिल जाए ना, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको डेली हम PDF सेंड कर देते हैं। तो चलिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके द्वारा बताया गया है। इन्होंने बताया है कि विश्व भर में अनेक पारंपरिक समुदाय हैं जो पर्वतों को पवित्र मानते हैं। जैसे हम ही लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो लोग देखिए कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि जो भगवान शंकर जी हैं उनका निवास स्थान वही है। तो वही बता रहे हैं कि केवल वही लोग नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब आगे आपको जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसकी ऊंचाई कितनी बताए हैं? तो 8849 मीटर। ये इसकी ऊंचाई आपको कई जगहों पे अलग अलग मिलेगी। कहीं कहीं आपको 8849 मिलेगी। अगर पुराने आंकड़े अगर कहीं लिखे हुए हैं तो 8848.8 मिल जाएगी। और कहीं कहीं आपको 8850 मीटर भी मिल जाएगी। तो जो जैसे एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में दिया रहे आप वैसे ही क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बता रहे हैं कि इसके अनेक नाम हैं, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट कह रहे हैं उसे केवल माउंट एवरेस्ट ही नहीं कहा जाता। अनेक स्थानों पे या अनेक देशों में इसको अनेक नाम से मतलब पुकारा जाता है। जैसे तिब्बती लोग इन्हें क्या कहते हैं, यानी जो लोग तिब्बत के हैं वो लोग इन्हें चोमोलुंगमा कहते हैं। ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसे चोमोलुंगमा कहा जाता है या चोमोलुंगमा किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा, ध्यान से इन सारी पॉइंट्स को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। कह रहे हैं कि तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जगत जननी। और पर्वत की उस रूप में ये लोग पूजा भी करते हैं। मतलब जगत जननी के सिर्फ मानते ही नहीं है, जगत जननी के रूप में पर्वत की पूजा भी करते हैं तिब्बती लोग। वैसे ही आप देखिए कि नेपाल में भी इसे किसी और नाम से जाना जाता है। और वो नाम क्या है? वो है सागरमाथा, जिसका अर्थ क्या है? आकाश की देवी। सागरमाथा का क्या अर्थ है? आकाश की देवी। और इसी प्रकार आप देखिए तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है वो केवल हिंदुओं के ही लिए नहीं, हिंदू जैन बौद्ध तीनों लोगों के लिए ही ये मतलब कि धार्मिक स्थल माना जाता है। आगे देखिए, पर्वत शिखर के लिए इतनी श्रद्धा भावना जो है वो केवल भारत में ही नहीं आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको पठार के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पठार क्या है। हमने कल क्या क्या देख लिया था? कल हमने केवल और केवल पर्वत देखे थे। ठीक है, कल हमने पर्वत देख लिया था। आज हम पठार क्या है और मैदान क्या है वो देखेंगे। और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। क्योंकि इस बार हमने देखा जो 2024 में जुलाई में पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट जो NCERT में पीछे क्वेश्चंस दिए रहते थे वो क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ भी आपका छूटने ना पाए अगर आप ईमानदारी से हमारी क्लास करें तो चलिए देखते हैं आगे पठार क्या है एग्जैक्टली। तो पठार क्या है? तो ये भी एक स्थलाकृति ही है, यानी कि हमारी भूमि पर ये भी एक प्रकार ही है। यानी कि जैसे हमने पर्वतों को देखा एक ऊंचा स्थल था, वैसे ही ये पठार जो होता है ये भी ऊंचा स्थल है। लेकिन हमने देखा था जो पर्वत हैं उनका जो नुकीला शिखर होता है, क्या होता है? उनका जो शिखर होता है वो नुकीला होता है। लेकिन पर्वत भी पठार भी ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका जो शिखर होता है ना वो देखिएंगे कि मतलब नुकीला नहीं होता है। इनका जो शिखर होता है वो आपको नुकीला नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो अपने आसपास की जो भूमि है उससे ऊपर उठी होती है, यानी कि उसके आसपास की जो भूमि होगी उससे वो थोड़ा ऊंचा होगा। और इसकी जो सतह है वो कैसी होगी? तो सतह इसकी भी चपटी होगी। और इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। जैसे कल हमने देखा था ना कि कुछ नवीन पर्वत हैं, कुछ प्राचीन पर्वत हैं। जैसे हिमालय को हमने देखा था कि नवीन वलित पर्वत है, वैसे ही जो पठार हैं वो भी प्राचीन और नवीन हो सकते हैं।
आप देखिए कि पठारों के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ध्यान से इनको देखिएगा। एग्जाम्पल पहला दिया है तिब्बत का पठार, और जो तिब्बत का पठार है ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, सबसे ऊंचा पठार है। तो आपसे पूछ लेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है या कोई और पठार। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है भैया तो आप फिर रो देंगे। आगे देखिए, और दूसरा पठार इन्होंने बताया है कौन सा, तो दक्षिणी पठार। और ये दक्षिणी पठार कौन सा है, तो दक्षिणी पठार। और आप देखिए कि ये पठारों की ऊंचाई जो है ये कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत कम ऊंचाई होगी या बहुत अधिक, नहीं, कम भी हो सकती है ऊंचाई और अधिक भी हो सकती है इनकी ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से ध्यान रखने वाला पॉइंट आ गया है, तो ध्यान रखने वाले पॉइंट्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। इन्होंने बताया है कि जो तिब्बत का पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये 4500 मीटर है। तो 4500 मीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि 4.5 किलोमीटर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको गलत कर देंगे। तो इसको याद रखिएगा, 4.5 किलोमीटर या 4500 मीटर है तिब्बत के पठार की औसतन ऊंचाई। आगे देखिए, यही कारण है कि इसे विश्व की छत का नाम दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ लेंगे कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि तिब्बत का जो पठार है वो विश्व की छत कहलाता है। आगे देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी कि अगर हम पूर्व से उल्टा मैंने बना दिया, अगर हम पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी बात करें तो कह रहे हैं कि ये क्या है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में ये 2500 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर कितना है, 2500 किलोमीटर लंबा है। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में कितनी है, 2500 किलोमीटर है। अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की जितनी दूरी है वो इतनी ही। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि चंडीगढ़ से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है, तो आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, अब हम लोग क्या ये सब याद करें कि कौन सा शहर कितना दूर है। तो नहीं, आपको हर एक शहर की दूरी नहीं याद रखनी है, लेकिन जो एनसीईआरटी में 6 to 8th क्लास में दी है उसकी दूरी आपको याद रखनी होगी। तो आप याद रखिएगा कि जो चंडीगढ़ है उससे कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है, 2500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखिए कि मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार जो है वो विश्व का सबसे पुराना पठारों में से एक है, जो कई लाख साल पहले ज्वालामुखी सक्रियता के कारण बना था। तो जो हमारा मध्य भारत या दक्षिण भारत है, मध्य भारत या दक्षिण भारत, आप देखे होंगे कि दक्कन का पठार का नाम आपने खूब सुना होगा। तो ये जो दक्कन का पठार है ये कोई नवीन मतलब पठार नहीं है, ये बहुत ही पुराना पठार है। आप देखेंगे कि इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण हुआ है और कई लाख वर्षों में इसका निर्माण पूरा हुआ है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि जो दक्कन का पठार है वो कौन सा पठार है, तो याद रखिएगा कि ज्वालामुखी सक्रियता के कारण निर्मित पठार है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखिए, बता रहे हैं कि पर्वतों की तरह पठारों में खनिज का प्रचुर मात्रा में जमाव होता है। यानी कि जैसे हमने देखा था ऊपर की जो पर्वत है उसमें खनिज पाए जाते हैं, वैसे ही जो पठार होते हैं इनमें भी आपको खनिज देखने को मिलेंगे। जैसे वैसे यहाँ अगर नहीं बताया गया है तो हम बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपके काम के नहीं हैं। आप देखिए कि इस कारण, यानी कि यहाँ पे जो खनिज है उनका प्रचुर मात्रा में जमाव है, यही कारण है कि इन्हें खनिज का भंडार गृह कहा जाता है। तो खनिज का भंडार गृह किसे कहा जाता है, ये भी डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लें तो याद रखिएगा कि जो पठार हैं इन्हें कहा जाता है खनिज का भंडार गृह। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि परिणाम स्वरूप पठारों में खनन जो है वो मुख्य गतिविधि है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया है पूर्वी अफ्रीका की पठार, यानी जो पूर्वी अफ्रीका का पठार है ये सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे ये सब कि जो हीरा और खनन के लिए प्रसिद्ध कौन सी खदान है या कौन सा क्षेत्र है जो हीरा और सोने के मतलब खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है ये हीरा खनन और सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। खनन मतलब होता है खुदाई के लिए। आगे देखिए, भारत में छोटा नागपुर जो पठार है ये भी मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है। किसके किसके लिए, तो लोहा, कोयला और जो मैग्नीज है इसके लिए। यानी कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज का वहाँ पे आपको प्रचुर भंडार मिल जाएगा। आप लोगों ने केजीएफ मूवी देखी होगी, केजीएफ मूवी, वो जो केजीएफ मूवी है ना वो भी देखिए सोना खनन पे ही जो है मतलब कि बनी हुई है। तो ये केजीएफ क्या है, केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड, और ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है, सोने की खान है। तो ये भी आप देखिए, अब हालांकि ये छोटा नागपुर पठार में नहीं पाया जाता, ये कर्नाटका में जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए कि विश्व भर में पठारों का जो पर्यावरण है ये काफ़ी मतलब कि इसका जो बहुत डाइवर्स है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा विविधता पूर्ण है। यानी कि एक जैसा ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे भारत देश का दक्षिण पठार है वैसे ही मतलब कोई अफ्रीका का पठार होगा तो वैसा होगा, तो ऐसा नहीं है। यूरोप का अगर कोई पठार है तो वो अलग होगा, अपने भारत देश का है तो अलग होगा, एशिया मतलब कि अफ्रीका का है तो अलग होगा। तो हर जगह का जो मतलब वातावरण है या पर्यावरण है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो यानी कि जिन पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है उनके बारे में बता रहे हैं कि जो चट्टानी मिट्टी पाई जाती है वो मैदानी मिट्टी की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ होती है। यानी कि जिस तरह से मैदान की मिट्टी होती है वो जितना उपजाऊ होती है उस तरह से चट्टानी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। कुल मिला के आपको ये बता रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कैसे कि अगर सपोज दैट उन्होंने लिख के दे दिया कि चट्टानी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है मैदानी मिट्टी से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप धोखा खा जाएंगे। तो याद रखिएगा भैया, जो मैदानी मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ है। जैसे हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है ये। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इसीलिए पठार जो है वो कृषि के लिए कम अनुकूल हैं। जब मिट्टी उपजाऊ ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो कृषि के लिए अनुकूल कैसे होंगे। लेकिन आगे देखिए कि जो ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार है वो काफ़ी उपजाऊ है, और उसमें जो काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद जो लावा ठंडा होता है उसके बाद जिस मिट्टी का निर्माण होता है, आप देखेंगे कि वो जो मिट्टी है वो काली मिट्टी कहलाती है। उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो वो काफ़ी उपजाऊ होती है। और वहाँ पे क्या उगता है तो आप देखेंगे वहाँ कपास जो है वो बहुत भारी मात्रा में उगता है। कपास के लिए वो उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? तो वो है मतलब कि काली मिट्टी। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कह रहे हैं कि पठारों में अनेक आकर्षण जलप्रपात भी होते हैं। जलप्रपात यानी कि पानी का जो झरना होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो आप पॉइंट्स आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में। कह रहे हैं कि अफ्रीका में, यानी कि जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 जो मतलब ओशंस हैं। ओशंस दैट मीन्स जो मतलब कि हाँ ओशन ही बोलते हैं दरअसल, मुझे लगा सी मैं बोल गई। तो ओशंस और जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए एनसीईआरटी वाले। कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित जो जाम्बेजी नदी है इस पर कौन सा जलप्रपात है, तो इस पर है विक्टोरिया जलप्रपात। फिर आप देखिए, छोटा नागपुर पठार में जो सुवर्ण रेखा नदी है इस पे कौन सा जलप्रपात है, तो इस पे है हुंडरू जलप्रपात। और जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ पे जो शरावती नदी है इस पे जोंग जलप्रपात है। और ऐसे ही कुछ जलप्रपात अन्य भी हैं। लेकिन आप देखिए कि जो हमारा मेघालय है चेरापूंजी, वहाँ पे एक पठार है, वहाँ पे एक मतलब कि जलप्रपात है जिसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे नोह कालिकाई लिखा है। कहीं कहीं आपको ये मतलब यहाँ नह कालिकाई लिखा है, कहीं कहीं आपको ये नोह कालिकाई देखने को मिल जाएगा। और ये भी है। और देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 340 मीटर ऊंचाई से ये गिरता है। ये क्वेश्चंस हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। सोचिए 6th क्लास की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारे उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट लेवल का एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा भैया इन सबको, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, ये जो चेरापूंजी यानी कि जो मेघालय से नोह कालिकाई जलप्रपात आपको हम बता रहे थे उसका यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। इसको देख लीजिए कितना सुंदर दिख भी रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हमने पर्वत पढ़ लिए, हमने पठार पढ़ लिए। अब हम आते हैं अपने मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाके क्या हैं इन्हें भी अब हम जान लेते हैं, उसी के साथ फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे 4th चैप्टर पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं मैदान क्या है। तो ये भी एक स्थलाकृति ही है जिसका विस्तृत सपाट यानी कि सपाट और जो है हल्का तरंगित धरातल होता है। इसमें देखिए कि कोई ऊंची पहाड़ियाँ या गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाएंगी। सामान्यतः जो मैदान की ऊंचाई है वो समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती। और समुद्र तल क्या होता है, हम लोग ऊंचाई वगैरह कैसे मापते हैं, ये सब हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं होगा। अब देखिए समुद्र तल क्या है, यहाँ पे बता दिया गया है। समुद्र तल की जो सतह है उसका औसत स्तर, इसे माध्य समुद्र तल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट आजकल जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऐसे ही पूछ लेंगे कि मैदान किन्हें कहते हैं, या आप कैसे पहचानेंगे कि मैदान कौन से हैं, और उसमें यही स्टेटमेंट डाल दिया जाएगा। फिर आप सोचते रह जाएंगे
पर्वत, पठार, मैदान सबके स्टेटमेंट डाल देंगे, फिर आप सोचेंगे कि ये क्या बात है, ऐसे कौन करता है, तो ऐसे ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैदान क्या है, तो मैदान भैया पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित जो समतल भूमि है, यानी कि जो नदियां हैं अगर वो कहीं से भी प्रवाहित हो रही हैं तो आप देखेंगे कि वो अपने साथ बालू, गाद, मिट्टी ये सब लेकर के चलती हैं। तो लेकर के चल रही हैं तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट वो समुद्र में ही जाके गिराएंगी, जहाँ से जा रही हैं वहाँ मिट्टी छोड़ते हुए जाएंगी ना। तो वो जो मतलब कि मिट्टी आ रही है पानी के साथ या नदी के साथ, वो क्या है भैया, तो उससे जो मतलब कि समतल भूमि बन रही है उसे हम कहते हैं कि वो मैदान है। चलिए यहाँ देखिए कि नदियाँ जो हैं वो रेत, चट्टान के कण और गाद को एकत्रित करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तलछट कहते हैं। यानी कि नदियों के द्वारा जो रेत, चट्टान या गाद वगैरह इकट्ठी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तलछट। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, जहाँ जहाँ हम डबल बार जो है गोला दैट मीन्स ये जो बना रहे हैं इसको। आगे देखिए, नदियाँ जो हैं इन तलछटों को अपने साथ बहा करके समतल भूमि में ले जा करके जमा कर देती हैं और मिट्टी को फिर वो उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये जो मैदान है ये सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के जो भूभाग हैं उसमें लोगों का आर्थिक व्यवसाय क्या होता है, कृषि ही होता है। हमने देखा था ना जो पर्वत थे उन पे क्या था, तो पर्वतों पे आपने देखा कि जो पर्यटन वाला मतलब कि काम है वो, यानी कि जो पर्यटक आएंगे वो उनकी आय का मुख्य सोर्स थे। उसी तरह से जो मैदान है यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो आय का मुख्य सोर्स होता है। चलिए आगे देखेंगे, कहना है कि मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना PDF बेच रहे हैं, इसी NCERT का PDF बना करके बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उस PDF से क्या लाभ होगा क्या नहीं लाभ होगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप किसी का भी PDF पढ़ लो, कितना भी उनका अच्छा PDF हो भैया, वो काम नहीं आएगा आपके। एक बार अच्छे से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, खुद से भी आप NCERTs को एक बार पढ़ लीजिए। इवन मैं समझा के मतलब करा रही हूँ तो थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपने खुद से करना चाहें ना तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने भी NCERTs खुद पढ़ी, उसके नोट्स खुद से बनाए हैं। 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के मध्य में सारा मेरा 6 to 8 तक NCERT कंप्लीट भी हो गया। मैंने उसके नोट्स भी बना लिए थे। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये खुद कर लिया ना तो आपको किसी के नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत में जब सब कुछ हो जाएगा तो हम अपने उस नोट्स का वीडियोस बना के हम खुद भी अपलोड करेंगे। केवल वो नोट्स रहेंगे हमारे, बस उसमें थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है मे बी, पर इतना अगर हम पढ़ा देंगे तो फिर आपको समझ आ ही जाएगा। चलिए देखिए, ये फिर से भैया आ गया हमारा वर्ल्ड का मैप। तो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप देखिए क्या बताया गया है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कुछ पर्वत, कुछ नदियों के द्वारा जो बनाए गए मैदान है और कुछ पर्वत श्रृंखला और कुछ पठार के बारे में बताया गया है। तो चलिए, इस बार जो 2024 में पेपर हुआ था उसमें यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पठार है मैप में वो किस कलर का दर्शाया जाता है। देखिए भूरा कलर का दर्शाया गया है ना। मैंने इसको जो है बता दिया था, जो है अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, मतलब कि मुझे एक दिन थोड़ा लग गया था पेपर मिलने में। तो मैंने जब सॉल्व कराया ना तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि मैम ये कैसा हो सकता है, भूरा थोड़ी ना होता है। लेकिन बाद में देखिए ये आपके पास प्रमाण है कि भूरा कलर का ही होता है, NCERT में खुद ही दिया हुआ है। चलिए देखते हैं फ़िलहाल के लिए इसको। तो जो भूरा कलर से दिख रहा है भैया ये क्या है, ये है अपना पठार। और कुछ लोगों ने ना पीला बता दिया था, वही जो लोग नोट्स बेचते हैं ना भैया उन्होंने ही पीला बताया था फिर देखिए नदियों का जो मैदान है वो हरा कलर का है और पर्वत श्रृंखला किस कलर की है, येलो कलर की। तो यहाँ पे आप वही यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम पर्वत श्रृंखला देखेंगे, यानी कि येलो कलर वाला जो मार्क है सबसे पहले उसे देखेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि ये जो मतलब आपको ये सब भूरा भूरा कलर से दिखाया गया है ये एग्जैक्टली है क्या। तो भैया ये कुछ और नहीं, ये हमारी पृथ्वी है उस पर जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। जिसमें आप देखिए कि ये क्या है, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सभी एरिया जो दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये है अपना एशिया कॉन्टिनेंट। दरअसल ये दक्षिण एशिया आ जाएगा, मतलब कि एशिया का दक्षिण वाला आ जाएगा। लेकिन आप जानिए कि है तो एशिया ही ना, चाहे दक्षिण हो चाहे पूरब हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके जस्ट बगल आप देखिए ये क्या है, ये जो आपको लोकेशन दिख रही है ये है यूरोप, ठीक है। और इसी यूरोप और एशिया को मिला करके हम लोग बोल देते हैं यूरेशिया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए आगे भी बता दे रहे हैं, फिर आगे फिर बताएंगे। ये देखिए क्या है, तो ये है भैया अपना अफ्रीका। इसे यहाँ देखिए ये क्या है,
ये है नॉर्थ अमेरिका और ये क्या है, ये है साउथ अमेरिका। यहाँ देखिए ये है अंटार्कटिका, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ठीक है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए कि नहीं, 2 यहाँ हो गए, 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब इसी में यही जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इन्हीं में आपको पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं, पठार और नदियों के मैदान दिए गए हैं। अब देखिए पर्वत श्रृंखला, सबसे पहले आप देखिए यूराल पर्वत श्रृंखला, और ये यूराल पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो ये एशिया और यूरोप के मध्य में है। इसे ये माना जाता है कि यूरोप और एशिया के मध्य में नेचुरल बाउंड्री बनाने का काम करता है यूराल पर्वत। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो यहाँ बताया गया हम केवल वही डिस्कस करेंगे। ये देखिए जो छोटा सा दिख रहा है ये क्या है भैया, ये अपना हिमालय है जिसकी हाईएस्ट पीक थी वही माउंट केटू नहीं, माउंट एवरेस्ट। फिर आप देखिए तीसरा है ये एटलस, ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है। और ये देखिए वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसे हम क्या कहते हैं, ये है भैया इंडीज। फिर दूसरी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी है, ये है रॉकीज, और कहाँ मिलती है, उत्तर अमेरिका में। तो सब हमने देख लिया ना, कुछ छूटा तो नहीं। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग नदियाँ देखिए, नदियों के द्वारा मैदान बनाए गए हैं दरअसल। तो सबसे पहले कौन सा मैदान आप देख रहे हैं, सबसे पहले देख लीजिए अमेज़न का मैदान। तो ये जो अमेज़न नदी है इसको देखिए, ये जल ग्रहण के क्षेत्र के हिसाब से पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। वर्ल्ड पे ध्यान दीजिएगा एक एक बात पे, ये सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नदी है जल ग्रहण के मात्रा में या जल ग्रहण के हिसाब से। ठीक है, दूसरा देखिए, और कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो ये जो है ब्राज़ील में आपको देखने को मिल जाएगी। और ब्राज़ील कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक, ये देखिए ये है नील नदी, इसके द्वारा जो मतलब जहाँ तक ये प्रवाहित होती है, जहाँ तक इसकी द्वारा जो मिट्टियाँ लाई जाती हैं उसका जो है निक्षेपण होता है, वो सभी इसका जो है मैदान माना जाएंगे, नील नदी का मैदान। और ये कौन सी नदी है, आपने खूब सुना होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी, नील नदी। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देख लेते हैं अपना गंगा नदी को, ये जो है यहाँ पे आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिल जाएगी। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि एशिया की सबसे लंबी या बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है यांगटीसी कियांग, कहाँ बहती है, तो वही चाइना में। एक और बच गया है उसको भी देख लीजिए, ये कौन सी है, ये है मिसिसिपी मिसौरी नदी, और ये कहाँ पे है, तो ये भैया मतलब कि वहाँ यूएस में बहती है, यूएस दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका में बहती है। और ये इसके द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मिसिसिपी रिवर का मैदान। ठीक है, अब केवल बचा पठार, उसे भी हम लोग एक नज़र मार लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपको तिब्बत का पठार मिल रहा है, कौन सा पठार है, ये है भैया तिब्बत का पठार और ये है मंगोलिया का पठार। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए पूर्वी अफ्रीका का पठार, यहाँ देखिए पठार ही तो देख रहे हैं ना हम लोग, ये थोड़ी पठार है। यहाँ देखिए पैंटागोनियन पठार, ओह मैंने नाम नहीं बताया कि कौन सा कहाँ है। तो हाँ देखिए, ये जो एशिया में हमने देखा तिब्बत का पठार और कौन सा, मंगोलिया का पठार। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में तो पूर्वी लिखा ही है अफ्रीका, तो अफ्रीका का पठार। ये जो पैंटागोनियन का पठार है ये आपको कहाँ मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में। सब हमने देख लिया, कुछ छूटा नहीं। तो जितना कुछ आपको यहाँ दिखाया गया था वो सब हमने देख लिया। याद रखिएगा कौन सा किस कॉन्टिनेंट में पड़ जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब पता होता आप लगाते रहिएगा, हम लोग पता लगाने वाला नहीं देखते हैं। ये देखिए गंगा के मैदान का जो है ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है, आप इसे देख लीजिए। आपको ये गंगा रिवर दिख रही होंगी, इनकी सबसे बड़ी ये ट्रिब्यूटरी जो है मतलब कि यमुना नदी, वो सब भी दिख रही हैं। ये सब जो है ना, ये सब गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, आप इन्हें जा कर के देखिए। फिर से आप लोग खुद लगाइएगा, जो कुछ भी यहाँ पे पता लगाने वाला है वो आप लोगों का काम है। अब हम देखते हैं कि मैदानों में लोगों का जीवन कैसे होता है। एक सेकेंड, थोड़ी से अब ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैदानी जो जीवन है वो। तो हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं जो है वो नदियों के आसपास ही जो उपजाऊ मैदान थे उन्हीं के आसपास विकसित हुई। हमारे समय में भी विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कहाँ पे रहती है, तो यही मैदानों में ही रहती है। भैया जहाँ पे खेती वगैरह हो जाएगी, खाने पीने को मिल जाएगा, वहीं पे ज़्यादा लोग रहेंगे ना। अब जाओ वहाँ जाके अपन लोग लद्दाख में थोड़ी ना रहेंगे, जहाँ का जीवन ही बहुत कठिन हो।
फिर आगे बता रहे हैं कि जो भारत की जनसंख्या है उसकी 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ से अधिक की जो जनसंख्या है वो गंगा के मैदान में ही रहती है। आप सबको तो पता ही होगा अपना यूपी कहाँ है भैया, तो जनसंख्या के मामले में टॉप पे है, तो इसी वजह से यहाँ रहती है। आगे देखिए, आगे फिर बता रहे हैं कि विश्व के बहुत से अन्य मैदानों में मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो एक तो है मतलब कि वही खेती बाड़ी करना, दूसरा है मतलब जानवर पालना और क्या करना, मछली पालना। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ देखिए एक पॉइंट आपको और मिल रहा है क्या, कि जो मोटे अनाज है उसमें किसको शामिल किया जाता है, तो ज्वार, बाजरा, रागी। कल को बोल दें अरहर भी यहाँ लिख के दे दें तो आप ध्यान रखिएगा भैया, अरहर, सरसों, मटर ये सारी चीज़ें मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आती हैं। एक एक पॉइंट पे नज़र बना के रखना है। फिर देखिए कह रहे हैं कि साथ ही कपास हो गया, जूट, सन जैसी जो रेशेदार फसलें हैं वो भी यहाँ पे मतलब उगाई जाती हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, यानी कि जब बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी। लेकिन अब इन सब चीज़ों में थोड़ा परिवर्तन आया है। अब जो है जगह जगह पर नहरों का जाल बिछ गया है और इसके साथ साथ सभी के पास लगभग सभी के पास नहीं, लेकिन हाँ अब जैसे गांव में अगर 2-4 लोगों के पास भी नलकूप हो गए, यानी कि जो पंप होता है, इवन समरसेबुल, सपोज दैट समरसेबुल हो गए, तो अगर एक व्यक्ति के पास समरसेबुल है तो आप देखिए कि उससे आधा गांव सिंचाई कर लेता है। तो आधा गांव सिंचाई कर ले रहा है एक समरसेबुल से, तो इससे ये थोड़ी ना है कि पानी की मात्रा कम यूज़ हो रही है, पानी की मात्रा तो बहुत तेज़ी से यूज़ हो रही है ना। तो इससे आप देखेंगे कि जो हमारा भूजल स्तर है, यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि गिर रहा है, अधिक सिंचाई करने की वजह से। और अधिक सिंचाई क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों के पास उपलब्धता हो गई है मतलब कि जो होते हैं ना पंप दैट मीन्स समरसेबल वगैरह की। आगे देखिए कह रहे हैं यद्यपि सिंचाई से कृषि में उत्पादन जो है वो वृद्धि तो हुआ है, लेकिन आप देखिए बता रहे हैं वही कि भूमिगत जो जलस्तर है उसमें गिरावट आई है। और इससे क्या हो रहा है, इससे जो है कृषि के भविष्य को लेकर के चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। सपोज दैट कल को अगर अंडरग्राउंड वाटर रहा ही नहीं तो केवल एग्रीकल्चर को ही थोड़ी ना नुकसान होगा, अपन लोग को भी पानी कहाँ से मिलेगा ना। जो जीव जंतु हैं, सिर्फ खेती हुई छोड़िए, हम लोग पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। हम लोग जो पीने का पानी यूज़ करते हैं, क्या बारिश का ही पानी थोड़ी ना हर वक्त मिलता है। हम लोगों को जो पानी मिल रहा है वो सब अंडरग्राउंड वाटर से ही तो मिल रहा है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी अभी देखने को मिल रही हैं। तो यही कारण है कि बच्चों को बताया जाता है भैया पानी का थोड़ा संचय करो, बेवजह पानी मत वेस्ट करो। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। तो भैया केवल गंगा के मैदानी वाले इलाकों में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। हर कोई मतलब कि जनसंख्या के दबाव से और पर्यावरण प्रदूषण से परेशान ही है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक शब्दावली बता दी गई है कि संगम स्थल क्या है, तो 2 या 2 से अधिक नदियाँ जहाँ पे मिल जाती हैं उसे संगम कहते हैं। जैसे अपने यहाँ देखिए प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये संगम ही है। अब चाहे 2 नदियाँ मिलें या 2 से अधिक नदियाँ मिलें, अभी आप लोगों ने पंचप्रयाग का नाम सुना होगा, तो वहाँ आप देखिए कि 2-2 नदियाँ का ही संगम है और उसके साथ जो है 2 नदियों के संगम से तीसरी नदी बनती है। जब पंचप्रयाग वाला चैप्टर आएगा तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और 1-2 नदियों के संगम स्थल को पवित्र मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं कि मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः वहाँ जो है नदी में नौका संचालन आसान होता है और इसमें बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहां लोग आने जाने के लिए नौकाओं का उपयोग करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन है जिनको ये सुख आज तक मिल गया है। ये देखो भैया दे दिए हैं, आप देख लीजिए चित्र वगैरह कि लोग अपना यात्रा वगैरह कर रहे हैं नाव से। चलिए हम लोग अपने काम की चीज़ें देखेंगे। चित्र वगैरह आप देखिएगा PDF में। लचीलापन क्या होता है, यानी रेजिलियंस क्या है, तो चुनौती और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उसके अनुसार ढल जाने की क्षमता। यानी कि
जिधर हवा चले उधर ही आप ही चल पड़ो, वही है भैया लचीलापन। ठीक है, आप देखिए कि हमने इस अध्याय में क्या देखा कि पूरी पृथ्वी में जो 3 स्थल रूप हैं उनको देख लिया, परंतु ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसानी से बता दिया गया है। कुछ अन्य स्थल रूप भी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जैसे कि मरुस्थल। मरुस्थल क्या है? जहाँ आपको जीव जंतु थोड़ा कम मिले, वर्षा की मात्रा थोड़ा कम हो, फिर चाहे वो ठंडा मरुस्थल हो या गर्म मरुस्थल हो, तो आपको देखेगा कि दूर दूर तक जो है शुष्कता ही अगर दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि वो मरुस्थल है। यहाँ पे ना तो वनस्पति होंगे और ना ही प्राणी जगत, यानी होंगे इक्का दुक्का, ज़्यादा नहीं होंगे। और 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म और दूसरा ठंडा। तो गर्म मरुस्थल का एग्जाम्पल क्या है? तो भैया देखिए, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल और भारतीय उपमहाद्वीप का जो थार मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है। याद रखिएगा बाबू कि गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। गर्म मरुस्थल में कौन है? अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है और भारत देश का थार मरुस्थल। और जो ठंडा मरुस्थल है उसमें आप देखिए एशिया का गोबी मरुस्थल। कुछ लोग हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप को भी मरुस्थल ही मानते हैं। कैसा मरुस्थल अगर मानते हैं? बस ठंडा मरुस्थल मानते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखते हैं। आगे देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। वैसे है नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ एक बार आप देख ज़रूर लीजिएगा PDF में, ताकि कल को अगर आ जाए एग्ज़ाम में ना, फिर आप ये मत कहिएगा कि नहीं बताया नहीं था। तो मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बता दिए हैं। वही हैं कि 3 स्थल रूप होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, और ये सब वहाँ बता दिया है पहले ही हम लोगों ने। आगे भी ये देख लीजिए, ऐतिहासिक समय से लोग जो क्रियाकलाप है वो स्थल रूप से संबंधित है, यही सारी बातें हैं। और प्रत्येक जो स्थल रूप है ये मतलब अवसर और चुनौतियाँ दोनों साथ में लाते हैं। तो ये सब आप अपना देख लीजिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन करवा देते हैं। सबसे पहले तो सही और गलत बताना है, इसको हम करवा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिमालय जो है वो गोल शिखर वाला नवीन पर्वत है। तो भैया नवीन पर्वत है, ये बात सही है, लेकिन इसका शिखर गोल नहीं यूं है, मतलब कि खड़ी ढलान है और नुकीला शिखर है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। कह रहे हैं पठार प्रायः एक ओर से उठे होते हैं, गलत बात है। ये अपने आसपास की जो भूमि होती है उससे ऊपर उठे होते हैं। पर्वत और पहाड़ियाँ क्या एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप इसे कमेंट करिएगा। फिर कह रहे हैं भारत में पर्वत, पठार और नदियाँ जो हैं इनमें से एक ही प्रकार के वनस्पति व प्राणी जगत पाए जाते हैं। गलत बात है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हर जगह अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। और देखिए ये वाला, अगर ध्यान नहीं दिया तुरंत, अगर नज़र हटी कि तुरंत दुर्घटना घटी। भैया कह रहे हैं गंगा यमुना की सहायक नदी है। तो क्या गंगा यमुना की सहायक नदी है? गलत बात है ना, यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। कह रहे हैं मरुस्थल का जो वनस्पति जगत है और प्राणी जगत ये विलक्षण होता है, एकदम सही बात है। और आगे कह रहे हैं कि हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कल वाली वीडियो में, सही बात है ये। कह रहे हैं मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए जो तलछट है ये भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। एकदम सही बात है, मैंने अच्छे से बताया कि भैया जो ये आपको किया जा रहा है इस पर ध्यान बनाए रखिएगा। और देखिए कह रहे हैं सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। अभी बताया ना कि सभी गर्म नहीं होते, गर्म और ठंडे 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इसको भी मैच करा देते हैं, काहे लिए आपको कोई कष्ट जाए। तो सबसे पहले तो आपको वो देखना चाहिए कि कौन सबसे पहले हो रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक। और इसके पहले हमने देखा था कि जो क्या होता है, ये जो विश्व की छत है किसको कहते हैं? पठार है ना, वो तिब्बत का पठार, इसको हम कहते हैं विश्व की छत, ठीक है। जो गंगा का मैदान है ये धान के खेतों के लिए उपजाऊ मैदान है, ये भी ठीक है। यमुना देखिए क्या है, तो जो यमुना है वो सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। ये राफ्टिंग जो है ना, ये एक पर्वतारोहण मतलब एक गेम है दरअसल। राफ्टिंग पर्वतों पे जो है लोग जा कर के इस गेम को खेलते हैं बर्फ़ वगैरह में। और इसके बाद कह रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ से निकलती है गंगा नदी, इसको भी याद रखिएगा। बचा क्या? तो बचा भैया मरुस्थल में पाए जाते हैं ऊँट। नदी का किससे मिला देंगे? तो ये जो जल मार्ग है इसको हम मिला देंगे नदी से। तो एक बार इसको फिर से पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर 3 है ना वो भी समाप्त होता है।
चैप्टर 3 भी, इसका भी राम नाम सत्य हो गया। तो चलिए ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एंड हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन।